प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के लिए क्षितिज भाग 2 से पाठ 15 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन का अध्ययन कराऊंगा। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ। बच्चों, परिवार की आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं थी, जिस कारण से इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करके रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वो एक संस्था थे, जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। वह हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के स्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। प्यारे बच्चों, उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञा रंजन, साहित्य सिक्कर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, निबंध संग्रह है उनके। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है। प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, संशोधन किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया, सुशोभित किया, सुसज्जित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। प्यारे बच्चों, उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रकारिता का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जाता है। बच्चों, उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोज पर कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बहुज्ञता के साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। विद्वता होता है विद्वान एवं बहुज्ञता होता है बहुत सारा ज्ञान रखने वाला। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा देखते ही बनती है। अरे बच्चों, आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्यक्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने बहुत लंबा संघर्ष किया। प्यारे बच्चों, नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए उन्होंने संघर्ष किया। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातनपंथी विचारों से लोहा लेता है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते थे। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है। बच्चों, परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने की बात कही गई है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। बच्चों, यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया गया था। प्यारे बच्चों, अभी हमने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। अब हम उनके द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन
निबंध का अध्ययन करते हैं। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी कहते हैं ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य में परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना और कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन होता है उस स्तर की स्त्रियों से अपढ़ों की अनपढ़ की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल ना थी, होती तो इतिहास प्रणाली में उनको पढ़ाने की नियमित प्रणाली जरूर लिखी मिलती। प्यारे बच्चों, इस निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करते हुए स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है। प्यारे बच्चों, आगे द्विवेदी जी कहते हैं, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। इस पर भी उसकी हम इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटुवाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। अपढ़ों का होता है अनपढ़ों की भाषा। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ ग्वारों की भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। प्यारे बच्चों, इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किया है। द्विवेदी जी कहते हैं कि बड़े बड़े धर्मात्मा लोग, धर्मशास्त्रवेता, सुशिक्षित, कहते हैं अच्छे अच्छे विद्वान स्त्री शिक्षा को कहते हैं पढ़ाना जो है समाज और परिवार के लिए जो है विघटन समझते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं अनपढ़ों को सुशिक्षित करते हैं और बुरे मार्ग पर चलने वालों को कहते हैं अच्छे मार्ग पर चलाते हैं, वे लोग भी कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाना जो है समाज और देश के लिए कहते हैं कलंक समझते हैं। लेखक का यह निबंध उन लोगों की चेतना जागृत करने के लिए है जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ मानते थे। उन लोगों के अनुसार शिक्षित स्त्री समाज के विघटन का कारण बनती है। इस निबंध की एक विशेषता यह है कि परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे बेकार मानकर छोड़ देने की बात जो है कही गई है। प्यारे बच्चों, लेखक के समय कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो स्त्री शिक्षा को घर और समाज दोनों के लिए हानिकारक मानते थे। बच्चों, इन लोगों का काम समाज में बुराइयों और अनीतियों को समाप्त करना था। स्त्री शिक्षा के विरोध में ये लोग अपने कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। प्यारे बच्चों, उनके अनुसार प्राचीन भारत में संस्कृत कवियों ने नाटकों में कुलीन स्त्रियां गंवार भाषा का प्रयोग करती थी, इसलिए उस समय भी स्त्रियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। कम पढ़ी लिखी शकुंतला ने दुष्यंत से ऐसे कटुवचन बोले कि अपना सत्यानाश कर लिया। यह उसके जो है पढ़े लिखे होने का फल था। उस समय स्त्रियों को कहते हैं पढ़ाना समय बर्बाद करना जो है समझा जाता था। प्यारे बच्चों, लेखक ने स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करने वाले लोगों की व्यर्थ बातों का उत्तर दिया है। प्यारे बच्चों, आगे ध्यान देंगे। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार नाटकों में स्त्रियों का संस्कृत ना बोलना उनका अनपढ़ होना सिद्ध नहीं करता है। वाल्मीकि जी की रामायण में जब बंदर संस्कृत बोल सकते हैं तो उस समय स्त्रियां संस्कृत क्यों नहीं बोल सकती थी? प्यारे बच्चों, ऋषि मुनियों की पत्नियों की भाषा तो गौरव जैसी नहीं हो सकती। बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं कि भभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं
उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। प्रमाण पहले कोई दे लें तब प्राकृतिक बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करें। प्यारे बच्चों, इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृतिक ना थी? सबूत तो प्राकृतिक के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृतिक की यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते, और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृतिक ही में क्यों धर्म उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृतिक ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्राकृतिक बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं। जिन पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए हैं, वो यदि अपढ़ और ग्वार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और ग्वार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृतिक है। शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। बच्चों, प्राकृतिक पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृतिक बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? बच्चों ध्यान देंगे, द्विवेदी जी कहते हैं कि कालिदास और भभूति के समय तो कहते हैं आम लोग भी संस्कृत भाषा बोलते थे, और उस समय कहते हैं इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि उस समय जो है बोलचाल की भाषा प्राकृतिक नहीं थी। प्यारे बच्चों, कहते हैं प्राकृतिक भाषा में बात करना अनपढ़ जो है होना नहीं था। प्राकृतिक उस समय की कहते हैं प्रचलित भाषा थी, और इसका प्रमाण बौद्धों, जैनों के हजारों ग्रंथों से हमारे को मिलता है। भगवान बुद्ध के सभी उपदेश प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं, और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसे भी प्राकृतिक भाषा में जो है लिखा गया है। इसलिए प्राकृतिक बोलना और लिखना कहते हैं अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। जितने भी हमारे बड़े बड़े जो ग्रंथ हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो है धर्मोपदेश दिए हैं अपने ग्रंथों में, जैसे गाथा, सप्तशती है, सेतुबंध है, महाकाव्य है, कुमार पाल चरित है आदि ग्रंथ जो है ये सभी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। यदि कहते हैं इनके लिखने वाले अनपढ़ थे तो आज के सभी अखबार जो है संपादक अनपढ़ है। कहते द्विवेदी जी कहते हैं कि वे अपनी अपनी प्रचलित भाषा में अखबार छापते थे। जिस तरह हम बांग्ला, मराठी, हिंदी बोलकर, पढ़कर और लिखकर स्वयं को कहते हैं विद्वान समझते हैं, उसी तरह कहते हैं उस समय पाली, मगधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी आदि भाषाएं पढ़कर कहते हैं वे लोग सभ्य और शिक्षित कहते थे अपने आप को। कहते हैं जिस भाषा का चलन होता था वही बोली जाती थी, और उसी भाषा में हमारे को साहित्य जो है पढ़ने के लिए मिलता था। प्यारे बच्चों, अगले गद्य खंड की ओर ध्यान देंगे। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ना थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलने या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृतिक रखने का नियम कर दिया। पुराने जमाने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय ना था। फिर नियमवत प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य होता है, हैरानी। उल्लेख होता है प्रमाण, उल्लेख, और उसका उल्लेख जो है कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। बताइए, उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमवत प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराणादि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन उस समय की स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। यार बच्चों, अब आप इन जो है गद्य खंड का जो है सलार्थ की ओर ध्यान देंगे। उस समय के कहते हैं आचार्यों के जो नाट्य संबंधी नियमों के आधार पर पढ़े लिखे होने का ज्ञान जो है नहीं हो सकता। जब ये नियम कहते हैं बने थे तो उस समय कहते संस्कृत सर्वसाधारण की
जो है बोलचाल की भाषा जो है नहीं थी। इसीलिए कहते कुछ लोगों से नाटकों में संस्कृत और स्त्रियों और अन्यों से प्राकृतिक भाषा का प्रयोग जो है करवाया जाता था। द्विवेदी जी कहते हैं कि उस समय स्त्रियों के लिए विद्यालय थे या नहीं, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु इसके आधार पर हम स्त्रियों को अनपढ़ और असभ्य जो है नहीं मान सकते। आगे जो है उन्होंने कहा है कि उस समय विमान होते थे जिससे एक द्वीपांतरों से दूसरे द्वीपांतर तक जो है हम यात्रा कर सकते थे, परंतु हमारे शास्त्रों में कहते हैं इसके बनाने की विधि जो है कहीं भी नहीं दी गई है। इससे उस समय कहते हैं जहाज होने की बात से इनकार तो हम कहते हैं नहीं करते, अपितु गर्व ही करते हैं, गर्व जो है करते हैं। फिर कहते हैं यह कहाँ का न्याय है? द्विवेदी जी कहते हैं कि फिर यह कहाँ का न्याय है कि उस समय की स्त्रियों को शास्त्रों के आधार पर मूर्ख, असभ्य और अनपढ़ बता दिया जाए। प्यारे बच्चों, आज हमने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ को पढ़ा। इस पाठ का हम शेष भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।